अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स हैं जी इस व्लॉग में भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको बताएंगे डयाला जेल में आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू बड़ी इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब के फोकल पर्सनस चेंज हो गए हैं। तो क्या शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी साहब पे अदम एतमाद कर दिया इमरान खान साहब ने? खबर ये है कि जी उनको उस लिस्ट से निकाल दिया गया है जो बनाई गई थी कि मुलाकातों को तय करने के हवाले से, डील करने के हवाले से जो लोग काम करेंगे। तो अब उनका नाम शेर अफजल मरवत या उमैर न्याजी का क्या निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर सामने आया है, और क्या इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत से नाराज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ बात होगी इस हवाले से भी कि इमरान खान साहब एक और मुकदमे से बरी हो गए हैं, वो चीज़ भी आपके सामने रखेंगे। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब आज बहुत तूफ़ानी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके ऊपर मेरा अपना एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद कुछ मज़ीद इससे जुड़ी छोटी छोटी खबरें हैं, और बड़ा अहम दिन ये जो आज शुरू हो चुका है अब, और वो दिन कि जिस दिन अदलिया की तारीख के एक बहुत बड़े केस का सुनवाई होनी है, और हर कोई इसके ऊपर नज़रें जमाए बैठा है। ख्वाहिश सबकी है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, लेट्स सी कि होती है या नहीं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे जी इस व्लॉग में। आपके साथ आज अपना एक इंसिडेंट भी मैं शेयर करूंगी जो मेरे साथ पेश आया मार्केट के अंदर, वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात का आगाज़ यहाँ से, इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अजीबोगरीब बेतुका सा केस जिसमें कोई उन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन बहरहाल केस चल रहा है। तो बहरहाल जी उस केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा आज मौजूद थे डयाला जेल में। वहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा ने फिर से ये बात दोहराई कि उनको जेल जो सब जेल करार दिया गया बनी गाला को, तो वहाँ पर उन्हें खाने में जहरीली चीज़ें मिला के दी जाती हैं। पहले भी उन्होंने ये शिकायत की थी, और आज उन्होंने मज़ीद ये कहा कि उनके खाने में हार्पिक के 3 कतरे जो हैं वो डालकर दिए गए हैं। और वो कहती है कि जी उनकी तबीयत ख़राब रहती है जब वो खाना खाती हैं, उनका सीने में जलन महसूस करती हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, आँखों में सूजन हो जाती है। तो वो पहले भी मुसलसल ये शिकायत कर रही हैं कि उनके खाने पीने के जो मामलात हैं वो सेफ़ और सिक्योर नहीं हैं। और वो इस हवाले से भी बात कर रही हैं कि इवन इमरान खान साहब को भी वो नहीं समझती कि वो महफूज हैं, उनकी भी जान को ख़तरा है। तो आज बुशरा बीबी साहिबा फिर से जब सहाफ़ियों के साथ इसके बारे में बात करी थी, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हुए पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि ऐसा है। तो इसके ऊपर वो थोड़ा सा शायद तल्ख भी हुई, और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से सबूत लाऊं। और फिर उन्होंने शायद ये भी एक जगह पे रिपोर्ट हुआ है कि वो बाकी सहाफ़ियों से बात उस तरह फिर करना भी नहीं चाह रही थी, और शायद समी इब्राहिम साहब जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ शायद उन्होंने फिर बाकी कम्युनिकेशन की, जिस पे सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से एहतजाज भी किया कि बुशरा बीबी साहिबा अगर बात कर रही हैं तो तमाम मीडिया से कर लें बजाय इसके। उस पर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस बात की तो खैर तस्दीक की कि उनके मामलात जो खाने पीने के हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और वो कंप्लेन मुसलसल कर रही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों से भी कहा कि वो दरगुजर करें, बुशरा बीबी साहिबा को रेगुलर मीडिया को डील नहीं करती, तो अगर उनकी कोई बात नहीं भी पसंद आ रही है, कोई ऊंच नीच हो रही है, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करें। तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा की भरपूर सपोर्ट की इस मौके के ऊपर। अब ये जो एलिगेशन है बुशरा बीबी का कि उनको मुसलसल वो ये बात कर रही हैं कि खाने में कुछ दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर फिर ज़ाहिर है बहुत बात शुरू हो गई। अक्सर लोगों का ये कहना है कि ये अगर इतने दिनों से उनके साथ ये मामला चल रहा है, तो अल्लाह ना करे अगर वाकई कोई जहर दे दिया जाता या कोई केमिकल इस तरह का दिया जा रहा होता, तो अब तक तो खुदा न खास्ता उसका कोई ना कोई रिएक्शन हमें नज़र आ रहा होता। तो ये क्या वजह है कि बज़ाहिर तो वो बिल्कुल खैरियत से मालूम होती हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पॉइज़न कोई फ़ौरी तौर पर ही असर करे या केमिकल असर करे। एक चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि वो दुरुस्त कह रही हैं लाजमी, और 100% उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी को उनकी बात पे डाउट है तो इसका एक ही तरीका है, और वो ये कि इस चीज़ की इंक्वायरी कराई जाए और उनकी जो भी तसल्ली है वो करवाई जाए। और एक केस में तो वैसे भी बुशरा बीबी साहिबा को बेसिकली 2 केसेस जो हैं उसमें सज़ा हुई है, एक इद्दत केस में और दूसरा तोशा खाना केस में। तो तोशा खाना केस में तो वैसे ही अब उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो अब अगर वो गिरफ्तार हैं तो सिर्फ इद्दत केस में गिरफ्तार हैं, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जैसे ही जज साहब तशरीफ़ वापस लाते हैं तो शायद उसमें भी उनकी सज़ा मुअत्तल फ़ौरी हो जाएगी। तो बुशरा बीबी साहिबा को शायद ज़्यादा देर अभी उस तरह से यानी बंद नहीं रखा जा सकेगा, उन्हें रिहा करना होगा।
लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि बुशरा बीबी साहिबा अगर खाने पीने के मामलात से मुतमिन नहीं है तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। उनके लिए ये इजाज़त फ्राहम की जा सकती है कि उन्हें घर का खाना मुहैया किया जा सके और उनका खाना जो भी जिसको वो ट्रस्ट करती हैं सिर्फ वही बंदा उन तक जो है पहुँचाए। तो इस चीज़ का कोई एहतमाम किया जा सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर मसला ये है कि जी उन्हें तकलीफ़ पहुँचानी है या उनका अगर वाकई किसी को इस तरह का कोई इशू है कि जी उन्हें जान से मारना है या खुदा न खास्ता उनको कोई नुकसान पहुंचाना है तो फिर तो ज़ाहिर है वो ये नहीं होने देगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उनका ये मसला नहीं है तो फिर तो बड़ा आसान हल है इसका कि भाई उनको खाने पीने घर के खाने पीने की रसाई दे दी जाए ताकि उनका ये इशू भी ख़त्म हो सके। अब कुछ लोग इसके ऊपर बड़ी वैसे अजीब व गरीब बातें भी शुरू कर रहे थे कि जी हार्पिक ही उन्होंने नाम लेकर कहा, जो टॉयलेट क्लीनर है उसके 3 कतरे क्या उन्होंने खुद मिलाते हुए देखा, और अगर देखा तो उन्होंने वो खाना क्यों खाया। तो ये भी डिस्कशन जो है वो सामने आ रही थी। फिर एक और साहिबा हैं शम्मा जुनेजो साहिबा, वैसे मुझे आज तक नहीं पता कि ये सहाफ़ी हैं या इनकी कोई और क्या खिदमात हैं, राइटर हैं, लेकिन बहरहाल इनको अभी तमगा भी मिला है, शायद कोई अवार्ड भी मिला है, ये जो सिद्धार्थी अवार्ड हुए हैं। तो बहरहाल इन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की और इन्होंने लिखा हुआ है कि जी अपनी किसी फैमिली का किस्सा सुनाया हुआ है कि जी कोई पसंद की शादी के जैसे कोई मामलात होते हैं तो उसमें किसी इनके कज़न ने पूरी हार्पिक की बोतल पी ली और कहती उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बाद में उनकी शादी भी हुई है, उनके 4 बच्चे भी हैं। तो ये मुझे स्टेटमेंट वैसे बड़ा सोशल मीडिया पे इस तरह की बात करना मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप एक तरह से लोगों को क्या ये तरगीब दे रहे हैं कि जी खुदा न खास्ता बहुत से घरों में मामलात होते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं और किस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप बेसिकली इस तरह के आइडियाज़ तो ना दें लोगों को कि भाई ये चीज़ सेफ़ है और ये चीज़ सेफ़ नहीं, लिहाजा ये कर लो और ये ना करो। हर किसी की बॉडी भी अलग होती है, हर तरह का किसी वक्त कोई चीज़ भी रिएक्शन कर सकती है। तो ये इस तरह की बात करना बड़ी गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह के लोगों को अवार्ड भी मिल चुके हैं हैरत अंगेज़ तौर पर। लेकिन बहरहाल ये जिस अंदाज से बुशरा बीबी की तरफ से ये बात की गई है, ज़ाहिर है इस पे लोग क्वेश्चन तो करेंगे कि भाई 3 कतरे हार्पिक के आपने मिलाते हुए देखे और 3 ही क्यों, और आपको कैसे पता वो 3 ही थे। तो थोड़ा बात जो है वो फिर इस तरह से जब आती है सामने तो उसको फिर लोग नॉन सीरियस बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल जी जान इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा की, या कोई भी शख्स जो कि किसी भी कैद में है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होता है और उसकी जान की हिफाजत उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको बिल्कुल तौर पर हिफाजत होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी शेर अफजल मरवत साहब के मामले पर। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक ये जो सारा मामला है कि जी मुलाकातें करवानी उस लिस्ट में शामिल थे, फोकल पर्सन थे, और उस लिस्ट में बैरिस्टर गौहर साहब, शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी शामिल थे। फिर उसके बाद आज ये खबर ब्रेक हुई कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कि इमरान खान साहब ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसके अंदर शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी का नाम अब शामिल नहीं है और उनकी जगह सेनेटर शिबली फराज और इसके साथ साथ एक नाम बैरिस्टर गौहर है और सॉरी एक नाम मैं भूल गई हूँ, तो उनको शामिल कर लिया गया है। लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है। उमर अयूब जी, तो उमर अयूब, शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर, इनका नाम अब शामिल कर दिया गया है लिस्ट में और ये फोकल पर्सन होंगे और मुलाकातें अरेंज कर सकेंगे। साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी तय किया है कि जुमेरात के दिन वो सिर्फ सियासी लोगों से ज़्यादातर मुलाकातें करेंगे। तो अब ये बेसिकली एक चीज़ जो शो कर रही है, तो ये बता ये रही है चीज़ कि एक तो इमरान खान साहब अब जो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादा वेट देंगे और इसीलिए उन्होंने उनसे मुलाकातें करने और फोकल पर्सन की जो टीम बनाई उसमें भी उन्हें शामिल किया है। दूसरी जो चीज़ है कि इमरान खान साहब तक ये बात भी पहुंची है कि शेर अफजल मरवत साहब के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और फिर उसके बाद उनकी सोशल मीडिया टीम का अलग बनाने की जो कोशिश उन्होंने की उसके ऊपर भी, तो ये चीज़ें भी खान साहब को कुछ पसंद नहीं आई और उसके बाद शाहिद खान साहब ने ये फ़ैसला किया हो। अलबत्ता शेर अफजल मरवत साहब ने इस सारी कहानी और ख़बर की तरदीद की है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जी ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने उमर अयूब को और शिबली फराज को उस लिस्ट में शामिल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा नाम या उमैर न्याजी का नाम उस लिस्ट से निकाला हो। तो बहरहाल ये नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा ख़बर चल रही है सोशल मीडिया पर वो यही है कि जी इन्हें निकाला गया और उसकी वजह यही कि इमरान खान साहब को आइडिया हो गया है कि उनके गैर जिम्मेदाराना जो हरकत सकनात और बयानात हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और इसका एक मज़हर अभी हमने रिसेंटली भी देखा है कि एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने आकर इतनी बड़ी बात कर दी कि जी हमारे पंजाब में 40 के करीब MPs जो हैं वो टूट चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं और बेहतर है कि जी हम डील करके जो भी हमारे बनती हैं सीट एडजस्टमेंट के तहत सीटें सेनेट की वो हम ले लें। लेकिन आज जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और पंजाब के जो अगर आप वोट देखें
तो उसमें पीटीआई के जो वोट थे वो पूरे पड़े हैं, जितने उनके हैं मेंबर्स उतने वोट उन्हें पड़े हैं। तो इससे ये पता चला कि एक मेंबर भी उनका ऐसा नहीं था कि जिसने किसी इधर उधर जगह पे पार्टी को वोट डाला। और शेर अफजल मरवत साहब इतनी बड़ी बात गैर जिम्मेदाराना तौर पर टीवी पर कह गए, जिसकी वजह से बड़ी खबरें बनी कि जी 40 बंदे टूट गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया वगैरह वगैरह। हालांकि जो पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है उन्होंने आके तरदीद कर दी थी, लेकिन इस तरह की बात करने की आखिर क्या ज़रूरत थी, और वो भी अगर वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ के साथ, ये सॉलिड बात नहीं थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे यकीनी तौर पर फिर मामलात पार्टी में ख़राब होते हैं, और यूँ भी वो फिर अपने ही लोगों से हर वक्त उलझते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो ये भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। तो ये जब बात हुई तो उसके ऊपर फिर काफ़ी लोगों ने बात की कि जी देखें, इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को आउट कर दिया, शटअप कॉल दे दी, और पहले ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, तो पता नहीं उन्होंने, इमरान खान साहब ने भी उन्हें पहचान लिया है वगैरह वगैरह। तो ये फिर सब चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती रही, लेकिन बहरहाल मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब ने उनको टोटली पार्टी से फारिग कर दिया। तो जब वो बाहर आएंगे तो वो देखेंगे क्या मामलात हैं। लेकिन शायद बहरहाल कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा शायद उनके हाथ में थी, उससे थोड़ा सा एक स्टेप में भी बैक किया है खान साहब ने। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद जनाब सेनेट ही के इलेक्शन की मज़ीद बात करूँ तो माशाल्लाह से, जो मैंने आपको एक दफ़ा बात बताई थी कि पाकिस्तान की एक सबसे तगड़ी पार्टी है पाकिस्तान तगड़ी पार्टी, तो उसके जो सेनेटर्स हैं वो तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, बाकी कोई हो ना हो। तो माशाल्लाह उसके 3-4 जो सेनेटर्स थे नामज़द, वो सारे कामयाब हो गए हैं। उनकी अपनी कोई पार्टियाँ नहीं थी, उनके कोई वोट नहीं थे, लेकिन तमाम पाकिस्तान की बाकी पार्टियों ने सिवाय पीटीआई के उनको जो है वोट भी दिए हैं, और वो इलेक्ट होने में कामयाब भी हो गए हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, सेनेटर फैसल वावडा साहब, सेनेटर मियाँ औरंगज़ेब साहब जो ये हैं, बल्कि औरंगज़ेब जो भी वज़ीर ख़जाना है वो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, और उसके साथ साथ जनाब आपके फेवरेट मोहसिन नकवी साहब। तो ये सारे जो हैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी में शमूलियत तक इख्तियार नहीं की, लेकिन इनको पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, PMLN ने कहीं अपने बंदे विड्रॉ करके, कहीं अपने बंदों को एडजस्ट करके, और कहीं इनको वोट दे के बहरहाल सेनेटर मुंतखब करवा लिया है। तो पहले एक चीज़ हम देखा करते थे कि जी आज माजिद निज़ामी साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम में ये बात लिखी थी कि पहले ढक छुप के इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों के थ्रू जो निज़ाम का कुछ ना कुछ हिस्सा लेती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाकायदा उन्होंने अपने बंदे मेन की पोस्ट के ऊपर इंस्टॉल कर दिए हैं, और बाकी सब पार्टियों को इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है इंटरेस्टिंगली। तो ये अब खुल के सामने आके खेलने के मुतरादिफ बात है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसमें अब तो किसी बात पे हैरानी भी नहीं होती। इतना सब कुछ बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि अब वाक़तन किसी चीज़ के ऊपर ना हैरानी होती है, और ना ही आप कहीं और, जैसे आप कहते हैं ना शुरू में आपको शौक लगते हैं ऐसे भी होता है, वो वाली चीज़ नहीं अब होती। अब हम हर तरह की चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मुल्क में आइन और कानून ना रहे, जिस मुल्क में किसी किस्म की कोई हया ना रहे, तो फिर उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। तो इसलिए मुझे तो अब किसी बात पे हैरत भी नहीं होती। अब जनाब आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब की एक और मुकदमे में बरियत हो गई है। थाना मारगला में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव वगैरह और गैर कानूनी रैली निकालने का कोई मुकदमा था, उसमें असद उमर साहब भी नामजद थे और इमरान खान साहब भी। तो वो जो 150 मुकदमात में थे हैं, उनमें से एक मुकदमा ये भी होगा, तो उसमें भी इमरान खान साहब को अदम सबूत और शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया है। तो ज़्यादातर ये जितने जो इस तरह के मुकदमात थे इंतकामी से, सियासी नौयत के, वैसे तो सारे ही ऐसे हैं, लेकिन जो जिसमें इमरान खान साहब फिज़िकली कहीं मौजूद नहीं भी हैं, कोई सबूत प्रूफ भी नहीं है, बस एवं ही इमरान खान के ईमा पर यह किया गया, तो इस तरह की कोई चीज़ करके जो भी हर मुकदमे में नाम डाला गया, तो ये इसी तरह से आपको ख़त्म होते भी नज़र आएंगे जितनी तेज़ी से ये मुकदमात बने थे। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक था इमरान खान को बहुत ज़्यादा दबाव में डालने के लिए कि देखो जी हम तुम्हारे खिलाफ 150 मुकदमे बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं। तो ये इस तरह की एक चीज़ थी, लेकिन उसकी रत्ती बराबर जुत्ती को भी फ़र्क नहीं पड़ा, और उसके बाद अल्टीमेटली आपको खुद अपना थूका हुआ चाटना पड़ा और अभी मुकदमे ख़त्म करने पड़े। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो मैं हाँ, कौमी असम्बली से भी एक अहम खबर है जी। कौमी असम्बली में PTI के अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है असम्बली के स्पीकर ने, और अलबत्ता एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई है कि उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनाने दिया जा रहा था, पहले उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है। लेकिन आज़ाद डिक्लेयर करने का मकसद क्या है? जो बज़ाहिर इसका मकसद नज़र आता है कि मुख्तलिफ जो पार्टीज़ होती हैं उनकी एक पार्टी रिप्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ कमेटीज़ में, और मुख्तलिफ उसके हवाले से ओहदे वगैरह आपको मिलते हैं, कमेटी के चेयरमैनशिप में मिलती हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब होता है।
तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों में पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए इनको एक आज़ाद ही डिक्लेयर किया गया, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि फ्लोर क्रॉसिंग के लिए उनको एक आज़ाद रखना ही मकसूद है कि ताकि जब चाहे जब भी कभी कोशिश करके इनके पार्टी मेंबर्स को तोड़ने की कोशिश की जाए और उन्हें तोड़वाया जा सके, तो इस तरह की कोई फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि इनको आज़ाद मज़ीद डिक्लेयर रखने का यही दो मकसद हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि बहुत ही अहम मुकदमे की समाअत जो है वो अब होने जा रही है। और आज के दिन जो 6 जजेस का मामला है उसके ऊपर 7 रुकनी बेंच जो है वो बैठेगा और ये सारा केस सुनेगा। आज इस पे भी इमरान खान साहब ने बात की है। खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल ये एजेंसियों की मुदाखलत बहुत बड़ा केस है और ये अब इससे नहीं है, शुरू से है। जहाँ से भी कोई इसकी करना चाहे तहकीकात वो ज़रूर होनी चाहिए। और उन्होंने इसके ऊपर भरपूर और दबंग किस्म की आवाज़ उठाई और कहा कि बिल्कुल पीटीआई को पूरी तरह इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। आज मैं देख रही थी आज के दिन भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक प्रोटेस्ट किया गया था पीटीआई के वकला की तरफ से। कल के दिन भी शायद इन्होंने ये पीटीआई ने रखा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो ये पूरे इस मामले के ऊपर सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं जजेस के साथ। तीसरी तरफ जी अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़ा खुल के सामने आए और बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले भी उन्होंने जो मीडिया टॉक की असेंबली के बाद वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। क्योंकि एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर होते हुए आप इस तरह अगर जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं तो उसकी एक वज़न और वैल्यू एक अलग किस्म की होती है। आज उन्होंने ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चार्जशीट सामने रखी और उन्होंने कहा कि कहाँ हैं तमाम सबूत, प्रूफ, क्यों फुटेजेस किधर गायब हैं, इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया वो फुटेजेस कहाँ हैं, क्यों नहीं हाई कोर्ट हमें बताती, क्यों उनको अरेस्ट किया गया, किसके कहने पर, और उस वक्त का जो सारा मंजरनामा है, सीन है, उसकी क्यों आखिर किसी के पास कोई फुटेज मौजूद नहीं है, कहाँ गायब हो गई। इसी तरह 9 मई की फुटेजेस कहाँ हैं, क्यों अभी तक लोगों को जो है हम नहीं देख रहे कि कोई सबूत प्रूफ दिए जाए। और जो बंदा वहाँ पे खड़ा था कुछ कर भी रहा था, अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसकी जान खुलासी हो गई। और एक बंदा चाहे वो वहाँ मौजूद था या नहीं था, लेकिन चूंकि वो पीटीआई से छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा तो उसको आपने आज तक 10-10 महीनों तक बंद किया हुआ है। और इवन के ख़वातीन तक को भी आप जान नहीं छोड़ रहे हैं, उनके साथ भी आप ये सब कर रहे हैं। तो आज बड़े खुल खिला के वो बोले हैं और उन्होंने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि जी हमें दबा लिया जाएगा या हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद मेरे जहन में ये एक पहलू सामने आया जो मैं आपके साथ रखना चाह रही हूँ कि कैसी अजीब बात है कि पिछले 2 सालों में जो 3-4 बड़े बड़े वाक़यात हुए उसके ऊपर हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी डिमांड की, जुडिशल कमीशन डिमांड किया, इंडिपेंडेंट लोगों की एक तहकीकात जो है वो डिमांड की। लेकिन उनके किसी भी एक भी इशू के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मिसाल के तौर पर अगर साइफ़र से बात शुरू करें कि साइफ़र पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी गद्दारी हो गई, ये कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा कर बला बला बला, ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन थ्रू आउट इमरान खान साहब चीफ जस्टिस से और उस वक्त भी चीफ जस्टिस से भी कहा, उसके बाद भी मुसलसल ये बात करते रहे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बग़ैर इंक्वायरी सारा इल्ज़ाम धर दिया गया कि इमरान खान और उसकी टीम ने ये किया। इसी तरीके से 9 मई हुआ तो फिर भी वो चीखते चिल्लाते रह गए कि इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएं। हालांकि वो खुद मुलजिम थे लेकिन वो डिमांड कर रहे थे कि इंक्वायरी करवाएं। आमतौर पर ये होता नहीं है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है तो कहता है यार ना हो अगर उसने किया हो कुछ। लेकिन इधर पीटीआई पूरी थ्रू आउट इस बात की डिमांड करती रही कि आज तक कर रही है और आज उनका वज़ीर आला कर रहा है कि डिमांड उनकी क्या है कि तहकीकात करवाएं, इंक्वायरी कराएं, फिर जो जिसमें मुलविस हो भले आप सजा दें। और वो डिमांड ये कर रहे हैं कि आप तमाम सबूत प्रूफ उस इंक्वायरी में लेके आएँ। कहाँ हुई है इसकी इंक्वायरी, किसने की है इसकी इंक्वायरी? 9 मई के वाक़यात के ऊपर पूरा इल्ज़ाम बिल्कुल पीटीआई के ऊपर है, वहाँ उनके प्रोटेस्टर मौजूद थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसने की है, कहाँ हुई है इन्वेस्टिगेशन? मुझे तो एज ए सहाफ़ी नहीं पता कि किसने इन्वेस्टिगेशन की, कौन सी टीम बनी थी, कौन से शवाहिद उसके सामने रखे गए, क्या ऐसी चीज़ें सामने आई, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव बनाया गया और उसके ऊपर पूरा आपने देखा कि किस तरह से एक पार्टी को क्रश किया गया। तो ये सब भी हुआ लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो ये कि इंक्वायरी नहीं हुई। फिर उसके बाद आ जाता है 8 फरवरी का इलेक्शन। फिर वही बात कि इतना ज़्यादा उसमें धांधला हुआ, सारी दुनिया को पता है, इतना खुला धांधला हुआ कि
जो अंधा है वो भी देख सकता है कि किस तरह फॉर्म 45 को निगलेक्ट करके फॉर्म 47 की एक हुकूमत बनाई गई, और उसके बावजूद भी उस पर भी पीटीआई ये कह रही है कि इंक्वायरी कमीशन बना लें, जुडिशल कमीशन बना लें, इसकी तहकीकात करवाएं, इसको सारे मामले को सॉर्ट आउट करें, लेकिन इसके ऊपर भी कोई इसकी तहकीकात की तरफ नहीं जाता, कोई इसकी इंक्वायरी की तरफ नहीं जाता। तो वो कौन लोग हैं इस सिस्टम में जो कि इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें हर तीनों इन बातों के अंदर अगर कोई नुकसान में था तो पीटीआई थी, और अगर कोई बेनिफिशरी था तो वो ये सारा बाकी स्टेटस को था। तो फिर क्या समझा जाए कि इन तमाम वाक़यात के पीछे कौन था और उसका मकसद फिर क्या था? क्योंकि उसका नुकसान तो सिर्फ पीटीआई ने उठाया और फ़ायदे दूसरी तरफ खड़े लोगों ने उठाए। तो फिर क्यों कोई तहकीकात नहीं हुई? फिर सवाल तो ये, अगर ये सब लोग इन सब चीज़ों के पीछे नहीं थे तो फिर आप करवाते तहकीकात। वो तो खुद मान रहे थे कि हम तहकीकात के लिए तैयार, तो करवाते, साबित करते कि पीटीआई झूठ बोल रही है। क्यों तहकीकात नहीं करवाई गई? क्यों इस बात की तरफ नहीं गए कि फुटेजेस कहाँ हैं? क्यों वो चीज़ें नहीं मीडिया के सामने रखी गई? तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये सस्पिशियस बना देती हैं सारे मामलात को। तो बहरहाल जली अमीन गंडापुर साहब ने फिर से ये बात की है, और नज़र यही आ रहा है कि फिर भी कोई इस पे कान नहीं धरेगा। आखिर में मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाह रही थी। मैं आज मार्केट गई हुई थी बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए, और उस वक्त मैंने कुछ शॉपकीपर से बात की तो अचानक से एक खातून मेरे साथ खड़ी हुई थी, और उन्होंने पलट के मुझे अचानक से देखा और कहा कि आप समीना पाशा हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बहुत प्रेज़ किया और कहा कि हम आपको सुनते हैं, और बताया उन्होंने कि सारी फैमिली बड़े शौक़ से सुनती है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि आप इसी तरह हौसला अफजाई जारी रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहती मैंने आपको आपकी आवाज़ से पहचाना है। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो लोग गौर से सुनते हैं, करीब से सुनते हैं, दिल से, तो वो यकीनन आपको अपना कहीं आसपास ही महसूस करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो उनसे मेरी गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं हैरान थी। वो खातून अच्छी खासी, मतलब एक समझदार और मिडिल एज खातून थी और अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रही थी, और वो खातून इमरान खान का जिक्र करने लगी सारा मुल्क की हालात पे बात करते हुए। और फिर मैंने उनको देखा कि वो शॉप के अंदर मौजूद हैं और वो अचानक से फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। आप यकीन करें कि उनके बाकायदा आंसू गिर रहे थे, बाकायदा। और वो बात कर रही थी तो उनसे बात नहीं हो रही थी, वो हिचकियाँ भरने लगी, और उनके बात शुरू करते हुए उनके रोंगटे खड़े हुए, और उसके बाद फिर मैंने उनको बाकायदा रोते हुए देखा आंसुओं के साथ। यानी वो खातून किधर खड़ी थी, शॉप में खड़ी हैं, इर्द गिर्द और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो इस तरह फरते जज्बात में थी। और वो बात क्या कर रही थी? यही बात, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार, कि वो तो दरवेश आदमी है, वो वहाँ बैठा है हमारे लिए, ये मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया है, ये किन लोगों को, चोरों डाकुओं को लाके मुसल्लत कर दिया है। हम लोगों के रिश्तेदार बाहर के मुल्कों से आए हैं, आके हमने वोट डाला है खान के लिए, और हमने खान के लिए वोट डाले, और हम इस उम्मीद पे थे कि शायद अब बदल जाएगा, और इन्होंने हमारे वोट चोरी करके और फिर चोरों की हुकूमत मुसल्लत कर दी। नफ़रत है हमें इन लोगों से, और हमें खान से मोहब्बत है, और खान इस मुल्क का सिर्फ एक उम्मीद का सहारा है, और वो हमारे लिए जेल काट रहा है। और वो ये कहती कि हम उसके लिए दुआएं करते हैं, हम हर रोज़े खोलते वक्त उसके लिए दुआएं करते हैं, हम 5 वक्त की नमाज के बाद उसके लिए दुआएं करते हैं। मेरी बूढ़ी माँ है, वो उसके लिए दुआएं करती है, वो अपने बच्चों के लिए करे ना करे उसके लिए दुआ करती है, उसकी तस्वीर उसने हर वक्त सामने रखी होती है। और मैं ये सब सुन रही थी, देख रही थी, और वो ये सब बातें करते हुए रोती जा रही थी ज़ारो को था। और ये कोई एक कहानी नहीं है, ऐसी बड़ी कहानियाँ हैं। और मैं यही सोच रही थी कि यार उस शख्स की मोहब्बत को वाक़तन ये कोई कहानियों की बात नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ कहानियाँ हैं, कि जी हाँ जी, बहुत लोग एग्जैजरेट करके बताते हैं, लेकिन ये कहानियाँ नहीं हैं, ये रियलिटी है कि वाकई वो शख्स लोगों के दिलों में बसता है। आपने उसको भले जेल में कैद कर रखा है, आपने उसकी शिकस्त बना दी है उसकी फतह को भी, लेकिन वो फातेह है, क्योंकि जहाँ उसका मकाम पहुँच चुका है इस वक्त लोगों के दिलों में, वो आप नहीं निकाल सके, और इसलिए वो शख्स जीता हुआ है और आप हारे हुए हैं। आप तो जीत के हारे हुए लोग हैं, आप शिकस्त खुर्दा लोग हैं। और यही उसकी गुफ्तगू देखते हुए मुझे, और ये वहाँ पे खड़े मैं अगर 4 और लोग देख रही थी तो वो उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो ये है इमरान खान ने कमाया। आप जिसको मर्जी ओहदे बांट दें, लेकिन हकीकत यही है कि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना, तो वो फातेह है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।